नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज डॉक्टर्स डे है, इसीलिए सबसे पहले लोगों के जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टरों को और उनके योगदान को आज तक का सलाम, क्योंकि डॉक्टर ही इस महामारी में पूरे भारत का कवच बने हुए हैं। अब खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। सिर्फ एक दिन पहले भारत ने चेतावनी दी थी कि हमारी वैक्सीन को ग्रीन पासपोर्ट में शामिल नहीं किया तो हम भी यूरोप का वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे, और इसका गहरा असर हुआ। अब यूरोप के 9 देशों ने कोविशील्ड को अपने ग्रीन पासपोर्ट में शामिल कर लिया है। ये देश हैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन, एस्टोनिया और स्विट्जरलैंड। इनमें से एस्टोनिया ऐसा देश है जिसने सिर्फ कोविशील्ड ही नहीं, भारत में अप्रूव हुई हर वैक्सीन को मंजूरी दे दी। ये भारत की तरफ से यूरोप को दी गई एक बड़ी कूटनीतिक डोज है। इसके क्या मायने हैं और कोरोना के समय में लोगों की आवाजाही को कंट्रोल करने वाला वैक्सीन पासपोर्ट कैसे भेदभाव, टकराव का कारण बन रहा है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी तैयार हो गई है और कंपनी ने इसका इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। यह वैक्सीन 3 डोज में लगाई जाएगी। अब तक हुई स्टडी में इसका प्रभाव 66% के आसपास है और यह वैक्सीन बिना सुई के भी लगाई जा सकेगी। यह वैक्सीन 12 से 18 साल की उम्र वालों को कवर करेगी, इसीलिए यह भारत के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आई है। लगातार हो रहे ड्रोन हमलों के बीच भारत ड्रोन डिफेंस सिस्टम की तैयारियों में जुटा है। जिस तरह मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक सुरक्षा घेरा बनाकर मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर देता है, उसी तरह यह सिस्टम ड्रोन को आसमान में ही मार गिराएगा। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। आज तक की टीम ने डीआरडीओ की महानिदेशक से ड्रोन डिफेंस सिस्टम पर आंखें खोल देने वाली एक्सक्लूसिव बातचीत की है और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। दूध के साथ एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 30 नवंबर 2020 को एक सिलेंडर का दाम 594 रुपए था, जो बढ़ते बढ़ते 1 जुलाई 2021 को 834 रुपए हो गया है। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफ संशोधन बिल 2021 के ड्राफ्ट को लेकर भारतीय फिल्म उद्योग की चिंताएं आजकल ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि इस संशोधन के तहत किसी फिल्म को एक बार सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाए तो भी सरकार फिल्म पर रोक लगा सकेगी। नए नियमों के अनुसार फिल्म सेंसरशिप की 3 नई श्रेणियां होंगी, 7+, 13+ और 16+। और अगर सिनेमा घर में किसी को बच्चों की उम्र पर शक हुआ तो आपको उनकी उम्र साबित करने वाला डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ सकता है। पिछले काफी समय से पूरी दुनिया में वैक्सीन पासपोर्ट की बात हो रही है। खासतौर पर अमीर देश जिन्होंने अपनी बड़ी आबादी को टीका लगा दिया है, वो अब अपने देशों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन को मुख्य आधार बनाने में लगे। यूरोपीय यूनियन जैसी संस्थाएं, जो यूरोप के 27 देशों का एक ब्लॉक है और इन देशों के लिए एक साथ फैसला लेता है, उसने यूरोप में आने जाने के लिए ग्रीन पास का सिस्टम बनाया है, जो आज से लागू हो गया। लेकिन यह सिस्टम बहुत सिलेक्टिव है। यूरोप उन्हीं वैक्सीन को सर्टिफिकेट दे रहा है जिन्हें उसने अपने यहां मंजूरी दी है, जबकि दूसरे देशों में मंजूरी पाने वाले वैक्सीन्स को किनारे लगाने की रणनीति है। भारत ने इसी का विरोध किया और कड़ा विरोध किया, क्योंकि यह सीधे तौर पर भेदभाव है। करीब 30 लाख भारतीय हर साल यूरोप आते जाते हैं। यह बहुत बड़ी संख्या है, और अगर भारत में लगे टीकों को ऐसे ग्रीन पास के लिए मान्यता नहीं मिलेगी तो फिर भारतीयों को आने जाने में दिक्कतें होंगी। इस भेदभाव पर भारत ने सख्ती दिखाई, यूरोप को कायदे से कूटनीतिक डोज दी, तो यूरोप के 9 देश मान गए और सारे नियम पिघल गए। एक ही वैक्सीन, एक ही फॉर्मूला, एक जैसी क्वालिटी, एक जैसा काम, लेकिन बस नाम अलग है, ब्रांड अलग है। तो क्या इंडिया वालों को आने जाने से रोका जाएगा? यूरोपियन यूनियन जैसों की मनमानी को मुंहतोड़ जवाब मिला है। 27 देशों के यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन पास के लिए कोविशील्ड को नहीं माना, कोवैक्सीन को नहीं माना, तो भारत ने भी सीधी चेतावनी दे दी कि अगर भारत के टीकों को मान्यता नहीं मिलेगी तो वो भी यूरोप से भारत आने जाने वालों पर सख्ती करेगा। 14 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर देगा। सीधा सा हिसाब है, जिसकी जो नीति होगी भारत वैसा ही जवाब देगा। यूरोपियन यूनियन पर भारत ने जैसे ही सख्ती दिखाई तो यूरोप के अलग अलग देश लाइन पर आ गए। ऑस्ट्रिया ने कह दिया, जर्मनी ने कह दिया, स्लोवेनिया मान गया, ग्रीस मान गया, आइसलैंड ने कह दिया, आयरलैंड ने कह दिया, स्पेन मान गया, स्विट्जरलैंड ने भी कह दिया, एस्टोनिया ने भी मान लिया। यहां अब ट्रैवल के लिए कोविशील्ड का टीका लगवाना रुकावट नहीं बनेगा। यूरोप के 9 देशों ने अपने अपने यहां ट्रैवल के लिए कोविशील्ड को क्लियर कर दिया।
एस्टोनिया ने तो ये कह दिया कि वो उन सभी भारतीयों को अपने यहाँ आने जाने की पूरी इजाजत देगा जिन्होंने भारत सरकार की अप्रूव की गई कोई भी वैक्सीन लगवाई हो। जहां एक तरफ यूरोपियन यूनियन अभी भी ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में बने वैक्सीन्स को अप्रूवल देगा या नहीं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने बायलैटरल एजेंडा के तहत हर एक यूरोपियन कंट्री को ये कहा है कि अगर वो भारत के वैक्सीन्स को क्लियरेंस देते हैं तो बदले में भारत उनके वैक्सीन्स को न केवल क्लियर करेगा बल्कि उनके लोग जब भारत आएंगे तो उनको क्वारंटीन से भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ये भारत की कूटनीतिक ताकत है। आगे यूरोप के बाकी देश भी मानेंगे क्योंकि भारत ने सीधे कह दिया कि यूरोप के देश अपने अपने हिसाब से तय करें। उन भारतीयों को इजाजत दें जो यूरोप आना चाहते हैं और जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन का टीका लगवाया है, लेकिन जिस पर ईयू के ग्रीन पास के नियमों ने अड़ंगा लगाया है। महामारी के बीच यूरोप में बेरोकटोक आने जाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट जारी करने का सिस्टम बनाया है। इस सर्टिफिकेट को ही ग्रीन पास कहते हैं। इस ग्रीन पास में हर यात्री की कोविड से जुड़ी हर तरह की जानकारी होती है कि उसे कौन सी वैक्सीन लगी है, कब वैक्सीन लगी है, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कब की है, कब वो रिकवर हुआ है। ये ग्रीन पास एक तरह का वैक्सीन पासपोर्ट है। जिनके पास ग्रीन पास होगा वो यूरोप में बेरोकटोक ट्रेवल कर सकेंगे। जिनके पास ग्रीन पास नहीं होगा उन्हें यूरोप के ट्रेवल में बहुत परेशानी होगी। जैसे अगर कोई भारतीय फ्रांस गया तो उसे फ्लाइट पकड़ने से पहले नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। फ्रांस पहुंचते ही फिर टेस्ट करवाना होगा। फिर वहां 7 दिन तक क्वारंटीन होना पड़ेगा और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें 10 दिन तक सख्त क्वारंटीन में रहना होगा। हर देश के हिसाब से क्वारंटीन के नियम और ट्रैवल में प्रतिबंध होते हैं। ग्रीन पास सिस्टम यूरोप में इसीलिए बनाया गया कि ट्रैवल की इन दिक्कतों को दूर किया जाए, लेकिन इस सिस्टम में भारतीयों से भेदभाव है। क्योंकि ग्रीन पास सिस्टम के लिए यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 4 वैक्सीन को अप्रूव किया। उसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सेवरिया, फाइजर बायोएनटेक की कॉमिर्नेटी, मॉडर्ना की स्पाइकवैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन की जेनसन का नाम शामिल है। इस लिस्ट में उन 3 वैक्सीन का नाम नहीं है जो भारत में इस्तेमाल की जा रही हैं, फिर चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक वी हो। इसी का भारत ने विरोध किया कि इस तरह का भेदभाव क्यों, क्योंकि जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाई है वो तो ग्रीन पास सिस्टम के तहत यूरोप में ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। ये कितनी अजीब बात है कि ग्रीन पास देने वाली लिस्ट में जिस ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सेवरिया वैक्सीन को शामिल किया गया, उसी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को शामिल नहीं किया गया, जबकि दोनों का फॉर्मूला एक है, वैक्सीन एक है, बस नाम अलग अलग हैं, मैन्युफैक्चर अलग है। Obviously, these are medical scientific issue. So that in a way, I think a medical expert would be better placed than me to respond. But based on what I understand and what I read, every approval process for vaccines must be conducted on its own merit, no matter how close the process is. And this is because vaccines are biological products. So even tiny differences in the manufacturing conditions can result in differences. So each and every product needs to undergo its own scrutiny process. ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन यूनियन के बड़े अधिकारियों के सामने उठाई थी। यूरोपियन यूनियन ने यह सफाई दी थी कि कोविशील्ड ने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के पास अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन ही नहीं दी। भले ही वैक्सीन का फॉर्मूला एक हो, लेकिन मैन्युफैक्चरर अलग हैं, इसलिए अलग आवेदन भी करना होगा। And based on what I read, I think I read the statement from the EMA yesterday, and so they say that they have not received a request for approval of Covishield. So I'm sure that when they receive it, they will process it based on their own internal procedures. अगर यही वजह है तो एप्लीकेशन देने और क्लियर करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। लेकिन बड़ा सवाल फिर भी ये बना रहेगा कि आखिर वैक्सीन पासपोर्ट की इस वक्त जरूरत ही क्या है। दुनिया के अमीर देशों ने तो वैक्सीन खरीद कर अपनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा दी और अब वो उन देशों पर मनमानी थोप रहे हैं जिनके पास पहले से ही वैक्सीन की किल्लत है। और दूसरी बात यह है कि जो भी वैक्सीन वो लगवा रहे हैं उसे वैक्सीन पासपोर्ट में मान्यता नहीं दी जा रही। ये तो सीधे सीधे नाइंसाफी है और इसका विरोध होना ही चाहिए। भारत ने यही किया और बिल्कुल सही किया। आज तक ब्यूरो।
ये बात दुनिया के अमीर और विकसित देशों को समझनी होगी कि वैक्सीन कवरेज उनके यहाँ ज्यादा है और वहां की तुलना में मिडिल और लो इनकम वाले देशों में अभी बहुत कम। इसीलिए वैक्सीन पासपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं इस वक्त तो होनी ही नहीं चाहिए। भारत ने शुरू से इसका विरोध किया। भारत ने G7 से लेकर G20 तक हर मंच पर अपनी ये बात रखी है। दूसरी बात यह है कि अगर कोविशील्ड जैसे टीकों से वैक्सीनेशन को मान्यता नहीं दी जाएगी तो दुनिया के वो देश क्या करेंगे जहां पर बड़े पैमाने पर कोविशील्ड लगाई जा रही है और जिन देशों को कोविशील्ड के अलावा अब तक कोई विकल्प ही नहीं मिला। अफ्रीका के 54 देशों का अफ्रीकी संघ भी यूरोप के ग्रीन पास वाले सिस्टम पर भड़का हुआ है। इन्हें कोवैक्स अभियान के तहत कोविशील्ड की डोज मिली है। ये अमीर देशों की अन्याय से भरी नीतियां हैं जिसमें पहले तो इन्होंने वैक्सीन बड़ी मात्रा में खरीद कर अपने पास रख ली, अपनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगवा दी और अब जब दूसरे देश किसी तरह से वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इसमें भी ये कहा जा रहा है कि जिस वैक्सीन को वो मान्यता देंगे उसी से वैक्सीनेशन करवाने वाले को उनके देश में एंट्री मिलेगी। खबरदार में अब आज की एक और बड़ी खबर का विश्लेषण ये उस वैक्सीन पर है जो भारत की 5वीं वैक्सीन बनने की तैयारी कर चुकी है। आज देश की नामी फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से मांगा है। जायडस कैडिला की इस वैक्सीन का नाम ज़ाइकोव-डी है, जिसे अगर मंजूरी मिली तो यह भारत की 5वीं और देश की दूसरी पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन होगी। देश में अभी टीकाकरण अभियान में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी का इस्तेमाल हो रहा है। देश में अब अमेरिका के मॉडर्ना की वैक्सीन को भी लाइसेंस मिल गया है। DCGI ने मॉडर्ना को मंजूरी दे दी है। अब जायडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी का इंतजार है। इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल 28,000 लोगों पर किया गया है। इसमें 1,000 ऐसे भी थे जिनकी उम्र 12 से 18 साल थी। ये देश की पहली वैक्सीन है जिसका ट्रायल 12 से 18 साल के बच्चों पर भी किया गया। ये पहली वैक्सीन है जिसे लगाने के लिए सुई का इस्तेमाल नहीं होगा। ये पहली वैक्सीन है जो DNA आधारित तकनीक पर विकसित की गई है और ये पहली वैक्सीन है जिसके 2 नहीं 3 डोज लगेंगे। ये वैक्सीन दूसरों से कैसे अलग है इसे हम आपको विस्तार से समझाते हैं। कोरोना वैक्सीन पर अब तक दुनिया जो नहीं कर पाई वो भारत करने जा रहा है। कोरोना की ऐसी वैक्सीन तैयार हो चुकी है जिसे लगाने के लिए सुई की जरूरत नहीं। जायडस कैडिला की निडल फ्री वैक्सीन ज़ाइकोव-डी तैयार है। इसके इमरजेंसी अप्रूवल की एप्लीकेशन दी गई है। अगर मंजूरी मिली तो सितंबर तक ये वैक्सीन आ जाएगी। There are multiple steps before launch, so I don't think it's too difficult to predict that because we still have to go through the SEC, the audits, the scale up, and then launch. So we believe it can happen in aggressively 45 to 60 days, but that's what we're looking at. So it's for 3 doses, day 0, day 28, and day 56. For the 2 doses, it will be day 0 and day 28. So it will be a 28-day gap. ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सुई से डरते हैं और इसी से वैक्सीन लगवाने में हिचकते हैं। लेकिन कोरोना की इस नई वैक्सीन में सुई का कोई झंझट ही नहीं है। ये वैक्सीन फार्माजेट तकनीक से लगाई जाएगी। इस फार्माजेट तकनीक का अमेरिका में खूब इस्तेमाल होता है। इसमें सुई की जरूरत नहीं होती है। बिना सुई वाले इंजेक्शन में वैक्सीन की डोज भरी जाती है, फिर एक मशीन से इसे बाह में लगाया जाता है और मशीन का बटन क्लिक करते ही वैक्सीन लग जाती है। ना कोई दर्द होता है, ना कोई दूसरी तकलीफ होती है, ना इन्फेक्शन का खतरा होता है। आसानी से स्किन के जरिए दवा शरीर के अंदर पहुंच जाती है। Trial has been done covering an age group starting from 12 all the way to 75 and above. So it covers all and with comorbidities. We are aspiring to make about 5 crore doses by end of this year. But our monthly capacity will be about 1 to 1.2 crore doses per month. And that we hope we are in the scale up. So we hope by August, but if not, then by September we achieve those scales. लेकिन जायडस कैडिला की वैक्सीन की सिर्फ यही खासियत नहीं है। ये कोरोना की पहली निडल फ्री वैक्सीन है तो पहली DNA आधारित वैक्सीन भी है। RNA और DNA पर आधारित वैक्सीन को वैक्सीन डेवलप करने का सबसे आधुनिक तरीका माना जाता है। ये इम्यून प्रोटीन विकसित करके वायरस के संक्रमण को ब्लॉक करता है और कोशिकाओं को संक्रमण से सुरक्षित करता है। दुनिया में अब तक DNA बेस्ड वैक्सीन नहीं बनी है, लेकिन जायडस कैडिला की इस वैक्सीन की 4 और बड़ी बातें हैं जो इसको दूसरी वैक्सीन से अलग करती है और इसे स्पेशल वैक्सीन बनाती है। सबसे बड़ी बात यह कि इस वैक्सीन का रखरखाव बहुत आसान है। इसमें कोल्ड चेन का झंझट नहीं है। वैक्सीन रूम टेम्परेचर पर आसानी से लंबे समय तक रह सकती है।
आसानी से इसे कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात ये कि ये वैक्सीन बच्चों के लिए भी सुरक्षित होने का दावा किया गया है। 12 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन के 2 ट्रायल भी हो चुके हैं और अच्छे नतीजे आए। तीसरी बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन के 1-2 नहीं 3 डोज लगेंगे। ये पहली ट्रिपल डोज वैक्सीन है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 28वें दिन और तीसरी डोज 56वें दिन लगेगी। चौथी बात यह है कि इस वैक्सीन का ट्रायल कोरोना की खतरनाक दूसरी लहर में किया गया। 28,000 लोगों पर ट्रायल हुआ और दावा ये कि वैक्सीन 66% से ज्यादा प्रभावी है। 66% एफिकेसी वाली जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी वैक्सीन भारत की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन बनेगी। इसके अप्रूवल के बाद इस वैक्सीन को भारत में मार्केट में लाने के लिए कम से कम 60 दिन का वक्त कंपनी ने और मांगा है। इसका मतलब लगभग 2 महीने। इसके बाद भी कंपनी का कहना है कि कम से कम 5 करोड़ जो डोजेस हैं वो साल के अंत तक बना पाएंगे और 1 करोड़ डोजेस तक प्रोड्यूस करने की क्षमता कंपनी के पास आने वाले समय में होगी। इसके लिए उन्होंने एक अलग से फैसिलिटी भी बनाई है, लेकिन याद रहे इस वैक्सीन का दाम अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। जाइडस कैडिला ने वैक्सीन के ट्रायल का डेटा दे दिया है और अब अगर मंजूरी मिलती है तो ये भारत की 5वीं वैक्सीन हो जाएगी और दूसरी ऐसी वैक्सीन होगी जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ ड्रोन अटैक किसी सैन्य ठिकाने पर हुआ पहला ड्रोन अटैक जरूर था, लेकिन आखिरी नहीं। इसीलिए यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या भारत के पास दुश्मन के ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए कोई तकनीक है। इस सवाल का जवाब है D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसे DRDO यानी रक्षा विकास और अनुसंधान संगठन ने विकसित किया है। DRDO इस पर 3 वर्षों से काम कर रहा था। आपने एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में तो सुना होगा, जिसका इस्तेमाल दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही तबाह करने के लिए किया जाता है। ठीक उसी तरह काम करता है एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसका DRDO और सुरक्षा एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण मौकों पर ट्रायल रन किया है। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर VVIP लोगों को सुरक्षा देने में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हुई थी। इसके अलावा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अहमदाबाद दौरे के वक्त भी मोटेरा स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था में सिस्टम का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। यानी भारत के पास D4 एंटी ड्रोन सिस्टम के रूप में दुश्मन के ड्रोन अटैक को नाकाम करने की तकनीक मौजूद है। अब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद इसकी जरूरत पड़ गई है। अब आपको इस स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की खासियत बताते हैं। DRDO के अनुसार यह सिस्टम 3 किलोमीटर के दायरे में छोटे ड्रोन्स का पता लगाने के साथ 360 डिग्री कवरेज देता है। दुश्मन के ड्रोन को पहचानने के बाद यह सिस्टम 2 तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। हार्ड किल कमांड पर यह सिस्टम 1 से 2.5 किलोमीटर तक के दायरे में आए ड्रोन को अपनी लेजर बीम से निशाना बनाते हुए उसे नीचे गिरा देता है, यानी पूरी तरह नष्ट कर देता है। सॉफ्ट किल कमांड पर यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन्स को नीचे ला सकता है या लेजर बीम के जरिए ड्रोन्स के GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है ताकि ऑपरेटर से उसका संपर्क टूट जाए। DRDO अपनी इस एंटी ड्रोन तकनीक की ताकत का कई बार प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन अब सेना में बड़े पैमाने पर इन एंटी ड्रोन सिस्टम्स के इस्तेमाल की चर्चा शुरू हो गई है। इस बारे में मेरे सहयोगी मंजीत सिंह नेगी ने DRDO की महानिदेशक जी मंजुला से एक्सक्लूसिव बातचीत की। आपसे जानना चाहूंगा, ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम DRDO का है, ये किस तरह से जम्मू जैसे ड्रोन हमलों को रोक सकता है? असल में हम लोग DRDO में करीब 3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगला वार्स ऐसे वाले वार्स ही होंगे, तो ये सोच के हमें ये शुरू करना पड़ा। तो 3 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये कोई मल्टी सेंसर का सिस्टम है, जिसमें एक रेडार होती है जो पहले उसको जो ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है, तो उसके साइज के हिसाब से उसका रेंज भी डिसाइड होता है। ये जो ड्रोन्स हमने अभी देखने को मिला है जम्मू में, ऐसे वाले साइज के ड्रोन्स को ये रेडार करीब 4 किलोमीटर से डिटेक्ट कर सकती है। उसके बाद में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स पेलोड होती है, जिससे हम देख सकते हैं कि ड्रोन है या कुछ और सिस्टम है। सो उसके बाद में 2 तरीके से हमला कर सकते हैं। एक तो सॉफ्ट किल कहते हैं, उसको जामिंग हो सकती है। हर ड्रोन का एक ग्राउंड कंट्रोल के साथ, कोई ऑपरेटर के साथ उसका कम्युनिकेशन चलती है, तो उसको हम रोक सकते हैं। और हर ड्रोन के ऊपर एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम रिसीवर होती है, जिसके कारण वो अपना पोजीशन जानकारी होती है उसको,
तो वो भी रोक सकते हैं। तो ये दूसरा सिस्टम है। तो ये दोनों करने के बाद ड्रोन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, वो कहाँ जाना है उसको पता न चलेगा वो सब। तो उसको पहले वो हो सकता है, अगर हम लोग सोचेंगे को इसको फिजिकली भी नीचे ला सकते हैं, उसको बर्न कर सकते हैं। ये तो दिस इज अ मल्टी सेंसर सिस्टम। तो अगर जो आपने अभी देखा कि जम्मू में जिस तरह का नीचे काफ़ी नीचे वो ड्रोन आया और 2 ड्रोन की बात की जाए जिन्होंने और विस्फोटक गिराया, तो क्या इस तरह के हमलों को रोकने में कामयाब है? क्योंकि अभी तक जो सिस्टम है उसमें बड़े रडार के जरिए जो ऊंचाई के ड्रोन हैं उनको रोका जा सकता है। ये आपकी बात सही है। ये ड्रोन की एक विशिष्ट लक्षण होती है कि वो बहुत नीचे फ्लाई कर सकता है, लेकिन वो पहले से ही नीचे नहीं आता है। तो थोड़ी देर उसका वो ऊपर से ही थोड़ा नीचे आने लगते हैं। सो हमारा सिस्टम ऐसे काम करते हैं, ये रेडार जो है ये पहले से ही उसको डिटेक्ट करती हैं जब उसका थोड़ा एल्टीट्यूड ज़्यादा होती है। तो जब नीचे आ जाता है तब हम डिले से उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं, तब थोड़ा मुश्किल होता है। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ, एक सिस्टम से ये पूरा नहीं हो सकता है, मल्टीपल नंबर्स चाहिए होते हैं। अब अगर हम लोग सोचते हैं कि जम्मू के जहाँ ये हुआ है, हमला हुआ है, ऐसे एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल सिस्टम्स की ज़रूरत होते हैं। हमको डिप्लॉयमेंट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कितना वक्त आपको लगा इसको तैयार करने में और अभी किस तरह का रिस्पांस है? खासतौर से जो फोर्सेस हैं वो इसको लेने को कितनी तैयार है? हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे प्रोडक्शन एजेंसी यहाँ भी, हम लोग तैयार हैं कि बाहर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को देने के लिए TOT वो भी तैयारी है ऑलरेडी। तो पहला सिस्टम मेरे ख्याल से 6 महीने में आ सकता है, फिर उसके बाद में अगले एवरी मंथ कुछ रोल आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सर्विसेज। तो ये पूरे इंडिया में वो फैसिलिटी है और ये लोग बना सकते हैं। कोई नाम इसको अभी तक दिया गया इस पूरे सिस्टम को DRDO की तरफ से? हमने तो अभी इसको बोलते हैं D4 सिस्टम, उसको अच्छा एक संस्कृत नाम लेना चाहते हैं तो करेंगे। दुनिया के अगर और सिस्टम देखें जो एंटी ड्रोन सिस्टम उनसे अगर कंपेयर किए तो उसकी तुलना में किस तरह से ये इफेक्टिव होगा हमारे सिस्टम में? तो बराबर है, मेरे ख्याल से तो बराबर है। लेकिन हमारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, हमारे कंट्री के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसके हिसाब से हमको थोड़ा कस्टमाइज करना पड़ेगा। वो हम करते बैठते हैं क्योंकि ये हमारा ही प्रोडक्ट है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो जनरली तो बराबर ही मैं सोचती हूँ। बहुत धन्यवाद। तो DRDO की वरिष्ठ वैज्ञानिक जी मंजुला जी का कहना है कि जो D4 सिस्टम एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है, खासतौर से जम्मू जैसे जो ड्रोन का हमला हुआ है उसको रोकने को लेकर अगले 6 महीनों के अंदर वो फोर्सेस के लिए तैयार हो सकता है। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। इजरायल और अमेरिका समेत कई देशों के पास एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद हैं और अब भारतीय सेना भी DRDO के एंटी ड्रोन सिस्टम को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। 27 जून को हुए ड्रोन अटैक के बाद NSG की तरफ से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ड्रोन अटैक के हमलों को रोकने और दुश्मन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने के लिए जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से लेकर महत्वपूर्ण स्थानों तक एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की योजना भारतीय सेना ने बनाई है। ये समय की मांग भी है और चीन और पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को जवाब देने के लिए जरूरी भी है। इसके बारे में आज तक ने आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे से खास बातचीत की। Character of warfare has been changing continuously, and the advent of drones and counter-drone systems has radically altered the way we think and how we will be having to fight in the future. जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक से सबक लेते हुए भारतीय सेना ने दुश्मन की ड्रोन वाली साजिश को मार गिराने की रणनीति तैयार कर ली है। जम्मू कश्मीर में रणनीतिक और सामरिक महत्व की इमारतों और प्रतिष्ठानों को 2 महीने के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान से लगी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थानों पर भी एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। सरकार भी इसको लेकर बेहद गंभीर है। ये अलग अलग रिसर्च भारत में भी हो रहे, विदेशों से भी टेक्नोलॉजी जरूरत पड़े तो हम लाने के लिए चर्चा करें। इसलिए हमारे पास अभी भी
हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का अभी अच्छे टेक्नोलॉजी है। जो भी ड्रोन आते हैं बहुत बार हम उसको ब्लास्ट किया है। हमारा सिक्योरिटी फोर्स ऐसा नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी ड्रोन्स आया बहुत जगह जगह समय पर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर्स पे उस ड्रोन्स को फेस किया है, ड्रोन्स को ब्लास्ट किया है, डिस्ट्रॉय भी किया है। इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में और हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम भी ठीक वैसे ही होते हैं जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम। आपने शायद वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम हमास की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रहा है। एंटी मिसाइल सिस्टम जिस तरह दुश्मन की मिसाइलों को पहले ट्रैक करते हैं, फिर अपना निशाना लगाकर हवा में ही उसे मार गिराते हैं, उसी तरह एंटी ड्रोन सिस्टम भी दुश्मन के ड्रोन्स को ट्रैक एंड शूट की तकनीक पर काम करता है। जल्द ही भारतीय सेना को भी ऐसे ही एंटी ड्रोन सिस्टम्स की ताकत मिलने वाली। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने आज तक के साथ ये प्लान शेयर किया है। We are catering for both the offensive and use of drones, as also focusing on the defensive measures or the counter drone systems or measures that we need to adopt to prevent any attacks on our critical facilities. पिछले 2 वर्षों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार और पैसे सप्लाई करने के काम में सीमा पार से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साल 2019 में ही जम्मू कश्मीर में सीमा के नजदीक पाकिस्तान के कई ड्रोन गिराए जा चुके हैं, जिनसे आतंकियों को हथियार पहुंचाए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन्स देखे जाने की 300 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती का फैसला भले ही जम्मू में सैन्य ठिकाने पर पहले ड्रोन अटैक के बाद लिया गया हो, लेकिन इसकी जरूरत काफी वक्त से महसूस की जा रही थी। फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस तरह का हमला जम्मू एयर बेसिस पे हुआ है, अभी काफ़ी बड़ी संख्या में इसको ज़रूरत होगी। तो कब तक आपने कहा 6 महीने में ये आ जाएगा, कितनी जल्दी ये फोर्सेस को मिल पाएगा, कितनी तेज़ी से इसका प्रोडक्शन हो पाएगा? अभी इसमें थोड़ा सा पहले उनकी रिक्वायरमेंट पूरा हमको जानकारी होना चाहिए, फिर उसके बाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े कंपनी इन्वॉल्व हैं और बाकी भी बड़े कंपनीज हम इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो 6 महीने तो लगेगा प्रोडक्शन लाइन लगाने में। उसके बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका नंबर बढ़ा सकते हैं। हर एक महीने शायद 4-5 ऐसे भी रोल आउट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस करने के लिए भारतीय सेना सिर्फ डीआरडीओ के स्वदेशी ड्रोन्स का इस्तेमाल ही नहीं करेगी, बल्कि खबर तो ये भी है कि भारतीय सेना इजराइल से एंटी ड्रोन स्मैश 2000 खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम असल में एंटी ड्रोन राइफल है, जिनसे दुश्मन ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे ही एंटी ड्रोन तकनीक ड्रोन हंटर का इस्तेमाल अमेरिका भी करता है, जिसके कुछ एक्शन वीडियोस आप देख रहे हैं। और अब भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला है जिनके पास अपने एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे। ये मौजूदा वक्त की जरूरत है और भविष्य की तैयारी भी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ गौरव सावंत, आज तक। ड्रोन अटैक को रोकने का एक ही उपाय सबसे कारगर है, वो है एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसे भारतीय सेना अपना रही है। क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सर्वेलांस से लेकर कॉम्बैट मिलिट्री ड्रोन्स की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। रिसर्च फर्म मार्केट्स एंड मार्केट्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में मिलिट्री ड्रोन्स का ग्लोबल मार्केट साइज करीब 770 अरब रुपए का था।
जो सालाना 12% की दर से बढ़ते हुए 2025 तक 1,739 अरब रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। इस समय मिलिट्री ड्रोन्स मार्केट के सबसे बड़े लीडर अमेरिका और इजराइल हैं। सर्वेलांस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल सेनाएं काफी समय से करती आ रही हैं, लेकिन आने वाले समय कॉम्बैट यानी हथियार बंद ड्रोन्स का है, जिसके लिए दुनिया के कई बड़े देशों ने प्लानिंग भी कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक दुनिया भर में 2000 अटैक ड्रोन्स खरीदे जाएंगे, जिनमें से 1000 अटैक ड्रोन्स अकेले अमेरिका खरीदेगा। इससे काफी पीछे होकर भी चीन दूसरे नंबर पर होगा, जिसके पास अगले 7 सालों में 68 सैन्य ड्रोन्स होंगे। इस लिस्ट में 48 अटैक ड्रोन्स के साथ रूस तीसरे नंबर पर, भारत चौथे नंबर पर है, जिसकी योजना 2028 तक 34 सैन्य ड्रोन्स खरीदने की है। ट्रेंड्स बताते हैं कि भविष्य में सैन्य ड्रोन्स ही सेनाओं के सबसे पसंदीदा हथियार होंगे, और जब ऐसा होगा तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी चाहिए होंगे, इसीलिए भारत में इसकी शुरुआत हुई है। आप रहिए खबरदार।